हेलो एवरीबॉडी। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉड्यूल 12 क्लास 7 का, जिसका टाइटल है डेटा हैंडलिंग। इसमें हम डेटा हैंडलिंग जो आपका चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बार ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डेटा हैंडलिंग, ये जो वर्ड है डेटा और हैंडलिंग, ये दो वर्ड से मिलकर बना है आपके चैप्टर का टाइटल। तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अरेंजमेंट ऑफ डेटा टू रीड इट इजीली एंड गेट आउटपुट और रिजल्ट। देखो, आपके पास डेटा है कोई भी, मैंने आपको डेटा दे दिया, काम दे दिया, पहले हमें समझना ज़रूरी है, आपको सिर्फ लिखना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, कोई भी एक स्टूडेंट है, जैसे आदित्य है। अब मैंने आदित्य को बोल दिया कि आदित्य क्या करो, मुझे एक डेटा ला कर दो कि कौन से बच्चे रमन हाउस में हैं, कौन से बच्चे अशोका हाउस में हैं। तो आदित्य ने क्या किया, आदित्य रमन हाउस में है मान लो, तो आदित्य ने रमन हाउस के बच्चों के नाम लिख लिए। जैसे उसने लिखा मानित, फिर पुलकित, ऐसे लिख लिए नाम, फिर लिख दिया पायल, ऐसे नाम लिख लिए। अब ये रमन हाउस के बच्चे हैं, तो फिर मैंने उसको बोला कि आपको क्या करना है, मुझे हॉबीज़ भी ला कर देनी है। तो इस बार आदित्य ने क्या किया, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कैसे गड़बड़ की, उसने क्या किया, सिर्फ बच्चों के हॉबीज़ लिख लिए। जैसे बच्चों को क्या क्या पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है ना, तो उसने ऐसे लिख लिया। पर उसने ये नहीं लिखा कि किस बच्चे को क्या पसंद है। तो फिर मैं सिर्फ फुटबॉल और ड्राइंग देखकर पता लगा सकता हूँ क्या किस बच्चे को क्या पसंद है? नहीं, मैं कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकता। तो फिर मैंने उसको क्या बोला कि आप एक काम करो, फिर से जाओ और कितने बच्चों को कौन सा गेम पसंद है या क्या एक्टिविटी पसंद है, आप जाकर पूछ कर आओ। तो फिर उसने इस बार ठीक से चार्ट बनाया, ये था वो चार्ट। जैसे अब यहाँ पर देखो आप, इसको हम चेंज कर लेंगे, सिर्फ इसको हम ड्राइंग कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना एक चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ड्राइंग। ठीक है, एक्टिविटीज़ देखिए हमने। तो क्या है, कुछ बच्चों को सॉकर खेलना पसंद है। अब सॉकर खेलना पसंद है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर काउंट करेंगे कितने बच्चे हैं, वो 5। इसको कहते हैं टेली मार्क। इसको क्या कहते हैं बेटा, ये टेली मार्क, ये है टेली चार्ट या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल भी इसको कहते हैं। अब दूसरा है टेनिस। टेनिस 2 बच्चों को पसंद है। ड्राइंग 12 बच्चों को पसंद है। बेसबॉल 10 बच्चों को पसंद है। बास्केटबॉल 9 स्टूडेंट्स को पसंद है। सो ये डेटा मेरे लिए आउटपुट दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि मुझे जब मेरे हाउस के बच्चों को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना है तो ड्राइंग में मैं कितने बच्चों को करा सकता हूँ? 12 स्टूडेंट्स को। मुझे पता है 12 स्टूडेंट्स को मेरे ड्राइंग पसंद है और वो ड्राइंग में अच्छा करते हैं, तो मुझे आउटपुट मिला ना। मुझे पता है कि मुझे इस फुटबॉल वाले या सॉकर वाले बच्चों को ड्राइंग के कॉम्पिटिशन में नहीं भेजना है, मुझे उन्हें ड्राइंग स्पोर्ट्स में भेजना है। तो मुझे ये पता चला, मतलब मैं उस हिसाब से काम करूँगा, मुझे एक रिज़ल्ट मिला इस डेटा को देखकर। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि रॉ डेटा को इस मैनर में अरेंज करना कि उससे हम जल्दी से आउटपुट निकाल सके या रीड कर सके और आसानी से। अगर हम सब बच्चों के नाम लिखे, आदित्य, फुटबॉल, फिर उसके बाद जैसे कोई बच्चा है उमंग, उसके नाम, उसको बास्केटबॉल पसंद है, तो उसके आगे नाम के आगे लिख दूंगा मैं बास्केटबॉल। पर इतने सब बच्चों का थोड़ी मैं सॉर्ट करते बैठूंगा कि हर बार किसको क्या चाहिए। तो मैंने ये पता लगा लिया कि मेरे कितने बच्चों को क्या पसंद है और मैं उस हिसाब से उनको पार्टिसिपेट कराऊंगा। तो इस तरीके से डेटा हैंडल करना ही डेटा हैंडलिंग है। अब डेटा हैंडलिंग में सिर्फ ये डेटा हैंडल करना नहीं आता, उसको अच्छे से किसी एक फॉर्मेट में उसको स्टोर करना, जिससे हम आसानी से उसको समझ सके, और उस डेटा को जब ज़रूरत हो तो उसको रीड करना और क्वेश्चंस के आंसर देना या उस डेटा को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये भी डेटा हैंडलिंग का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर बार ग्राफ क्या होता है? अब बार ग्राफ, सबसे पहले आपने देखा पिक्टोग्राफ देखा है, इसके पहले फ्रीक्वेंसी टेबल देखा है, जैसे ऊपर था आपने वो भी देखा है। अब हम देखते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको नया नहीं है, इसके पहले भी देखा है आपने। बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ्स। डबल बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डेटा एट अ ग्लास। एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग अ सैम्पल। तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ दी है। अगर आप ये टेबल देखो अच्छे से, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्ट्रेंथ दी गई है। 4 क्लासेस है, 7A, 7B, 7C, 7D, ऐसे 4 क्लासेस है। अब इनके अंदर स्ट्रेंथ दी गई है
कितने बच्चे 7A में 45, 7B में 40, 7C में 30 और 7D में 50। अब हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या होता है समझ लीजिए, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब इसकी विड्थ जो होती है वो सभी की इक्वल होती है। तो हम क्या करते हैं, बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यूनिट छोड़ देते हैं, फिर 7A के लिए 1 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर यूनिट गैप देते हैं, फिर 7B के लिए 1 या 2 सेंटीमीटर, जितना हम यहाँ गैप देंगे उतना ही यहाँ देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर इसके लिए 7B के लिए, फिर 1 या 2 सेंटीमीटर जितना पहले छोड़ा उतना डिस्टेंस छोड़ो, फिर सेम लेंथ, फिर सेम डिस्टेंस, फिर सेम लेंथ, सॉरी सेम विड्थ आएगी सभी पैराग्राफ की। अब इनकी लेंथ अलग अलग होगी। अब लेंथ कैसे डिपेंड है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के ऐसे बॉक्सेस होते हैं या बड़े बड़े लाइंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूनिट काउंट करते हैं। यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर कौन सा यूनिट आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस कितना है, 10 स्टूडेंट्स, मतलब 1 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फिर अगर मैं 0 से 10 तक आ गया, 0 से 1 तक आ गया, तो यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा, फिर 2, यहाँ पर 20, फिर 30, फिर 40 एंड फिर 50। अब मुझे डिनोट करना है 7A को 45 स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखूँगा 45 कहाँ आ रहा है, 45 कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में। यहाँ थोड़ी हल्की लाइट लाइन होती है 5 की, तो मैं उस 5 के लाइन से क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा और फिर इसको जोड़ दूँगा। तो ये मेरा बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 45। अगर आप इसको देखो यहाँ पर तो ये 45 दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको वो डेटा इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। अब दूसरे क्लास में है 40 स्टूडेंट्स, तो मैं 40 के सामने सीधा देखूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा और इसको 7B के नीचे वाले नाम से इस तरीके से स्ट्रेट जोड़ दूंगा। ठीक है, फिर से एज सिमिलर 7C और सिमिलरली 7D। अब हमें देखना है, इतना समझ के आपको नहीं समझा होगा तो आप इसको फिर से देखो, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करो, आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखते हैं, 2 कंसेप्ट है यहाँ पर, एक मीन है और एक मोड है। तो मीन का मतलब क्या होता है, इट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, है ना, यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है आपको, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है ना। तो अब एक ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है, 45, दूसरे की 40, तीसरे की 30 और फोर्थ की 50। तो अगर आपको इसका मीन निकालना है तो आपको ये चारों को ऐड करना है और उसको 4 से डिवाइड करना है, तब जाके आपको क्या होगा, मीन मिलेगा। ठीक है, ये प्रकार से एवरेज के जैसा ही होता है, इट इज़ सिमिलर टू एवरेज। अब देखते हैं मोड किसको कहते हैं। द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए उसमें जो मैक्सिमम टाइम्स आया होगा वो क्या होगा, मोड होगा। क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से आगे समझते हैं। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज: 19, 25, 25, 25, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। तो अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। कितने वैल्यूज़ है टोटल, 15 वैल्यूज़ है। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लो, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं टोटल, 15 है, इसको 15 से डिवाइड कर दो। तो मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया है, आप इसको ऐड करो, टोटल आएगा 270 और उसको डिवाइड करेंगे 15 से, आपका मीन आ जाएगा 18। अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। देखो ये समझ गया क्या, फिर से बता देता हूँ मीन एक बार आपको। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितने भी वैल्यूज़ दिए हैं ऑब्जर्वेशंस के, उनको आप पूरे ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज़ को ऐड करो। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स है ना, ये 15 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो इसको 15 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का डेटा होता तो हम 10 स्टूडेंट्स से डिवाइड करते, आपका आ गया 18। 18 क्या है, आपका मीन है।
अब देखते हैं मोड। तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको आपको रीअरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करता हूँ, मैं असेंडिंग ऑर्डर में ऐड कर लूँगा। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करने के लिए आपको एक सिंपल मेथड है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। कौन सा है, इसमें सर्च करो, ये 5। तो 5 लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9 लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 लिखने के बाद अंडरलाइन कर दो। फिर है 12। 12 लिखने के बाद फिर से अंडरलाइन कर दो। फिर कौन सा है, 12 के बाद 16 है, 13, 14, 15 है यहाँ पे, तो मैं 15 को लिख लूँगा, 15। फिर 16 भी है, फिर 16 लिख लिया। फिर 17 है क्या, नहीं। 18 है क्या, नहीं। 19 है, तो मैं 19 लिख लूँगा। फिर 20 है क्या, 20 कितने टाइम्स है, 1, ये 1, ये 2, ये 3 टाइम्स है, तो 20, 20, 20। अब 20 से बड़ा नंबर 21 है क्या, नहीं। 22 नहीं, 23 नहीं, डायरेक्ट 24 है, तो फिर मैंने 24 लिख दिया। अब कॉमा इसके आगे ही लिखना है आपको। 25 है क्या, है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, तो 25, 25, 25, 25। तो अब बताओ इसका मोड क्या होगा। मोड मतलब जो नंबर फ्रिक्वेंटली आया है मैक्सिमम टाइम्स वो, तो इसमें 25 सबसे ज़्यादा आया है, तो मोड क्या होगा, 25 होगा। ओके, समझ गए। आपको ये लिखना है ब्रिज कोर्स नोटबुक में आपके। अब देखते हैं एक्सप्लेन हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा बाय बार ग्राफ। तो असेसमेंट में आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया है इस तरीके से। अब ये पुराने वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है इसको 7A, 7B, 7C और 7D की स्ट्रेंथ को, नहीं सॉरी मार्क्स को जो उन्हें मैथ सब्जेक्ट में मिले हैं। तो देखो 7A के लिए हमने एक जगह ले ली, 7B, 7C और 7D चारों के लिए हमने क्या किया है, कॉलम बनाया है या फिर बार बनाया है। तो अभी ये वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, जो आपको जिसके लिए आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो वो लिखोगे। जैसे 7A, 7B, 7C, 7D ये आप एक्स एक्सिस पर लिखना है आपको। वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ आएगी, जैसे ये मार्क्स है ना, तो यहाँ पर आएंगे मार्क्स। अब हम 1 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स काउंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर यूनिट लिखना सबसे ज़रूरी है, यूनिट नहीं भूलना। यूनिट इक्वल्स टू क्या है, 1 cm ऑन वाई एक्सिस, कितना है बेटा, 10 मार्क्स, कितना, 10 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो 45 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10, 20, 30, 40। 40 के बाद यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ी हल्की बड़ी लाइन होती है, ये 5 की होती है। आप ग्राफ पेपर देखो, तो मैं उसको क्या करूँगा, स्केल रख कर यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगा, फिर मैं इसको जोड़ दूँगा। ये हो गया मेरा 7A के लिए। अब 7B में कितने हैं, 40 है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो और इसको जोड़ दो। 7C में है 36। अब 36 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ पर ऐसे एक हल्की लाइन होती है, ये लाइन जो होती है ये 35 की होती है, ठीक है। तो 35 के बाद आपको एक लाइन काउंट करनी है, उसके ऊपर जो लाइन होगी आप वहाँ पर इसको लाइन खींच लो और उसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेट नहीं आता, तो आप इसको लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होती, तो आप उसको स्ट्रेट ड्रॉ करना, ठीक है। ये हो गया 36। अब 7D के लिए 42 मतलब 40 और 50 के बीच में, तो 40 से हम क्या करेंगे, 2 लाइन काउंट करेंगे, ये 41 की लाइन और ये 42 की लाइन, इसको ऐसे जोड़ दो और इसको जोड़ दो। ये हो गया आपका बार ग्राफ। अब आप चाहो तो डबल बार ग्राफ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें आपको फीडबैक लिखना है, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, व्हाट हैव आई लर्न, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग, व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। इतना आपको लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और लाइक करो चैनल को। आजकल आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना। थैंक यू सो मच। और आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो वो भी बिल्कुल आप कमेंट कर दो, मैं आपको उसको बनाकर भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।